हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आखिर यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है? हम लोग यह भी जानते हैं कि भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके बावजूद भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व क्यों करता है, भारत का नेतृत्व क्यों नहीं करता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज हम लोगों का राष्ट्रपति चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है। चूंकि राष्ट्रपति चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसे छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को भी समझना आसान होगा। तो अब राष्ट्रपति को शुरू करने से पहले हम लोग 2-3 मिनट में संक्षेप में इस चार्ट को समझ लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है संघ, जिसे इंग्लिश में द यूनियन कहा जाता है। संघ को संघ सरकार और आम बोलचाल की भाषा में केंद्र सरकार भी कहा जाता है। अब इस संघ का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक में किया गया है। इस संघ को 5 अध्याय में विभाजित किया गया है, और उस 5 अध्याय में से जो पहला अध्याय है वह है संघ की कार्यपालिका, जिसे संघीय कार्यपालिका भी कहा जाता है और इंग्लिश में द यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो इस संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। क्यों? क्योंकि यह संघ का ही हिस्सा है, तो इसलिए यह भाग 5 के अंतर्गत ही आएगा, और भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका अर्थात संघीय कार्यपालिका का क्या कार्य है। तो संघ की विधायिका अर्थात जिसे संसद कहा जाता है, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का कार्य कौन करती है? तो संघ की कार्यपालिका करती है। तो अब बात करते हैं कि इस संघ की कार्यपालिका अर्थात संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इसमें कुल 5 लोग शामिल होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और इन्हीं 5 में से आज सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसका विषय है, तो किसका विषय होगा? यह संघ का विषय होगा। चलिए, यहां तक जानने के बाद अब हम लोग यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। वैसे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक और अनुच्छेद 71, 72 और फिर अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति से पूर्ण रूप से रिलेटेड हैं। राष्ट्रपति से पूर्ण रूप से यह सभी अनुच्छेद संबंधित हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं
जो दूसरे चैप्टर के हैं लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति से भी संबंधित हैं। जैसे बात करें अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78, फिर अनुच्छेद 85, उसके बाद अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 143। यह सभी अनुच्छेद भी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। और आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 55 तक पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया या राज्य का प्रमुख होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। कौन होते हैं ये सब? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दो तरह का प्रावधान किया गया है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 53 का एक, यहां देखिए पहला और यहां दूसरा प्रावधान है। तो इसे पहले प्रावधान को अनुच्छेद 53 का एक और दूसरे प्रावधान को अनुच्छेद 53 का 2 कहा जा सकता है। कई बार एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट यह जो दोनों प्रावधान है तो डायरेक्ट अनुच्छेद 53 के तहत ही लिख दिया जाए, या फिर हो सकता है अगर उसे और भी डिटेल में पूछा जाए तो पहले प्रावधान को अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत है तो वह अनुच्छेद 53 के 1 के तहत, जबकि अगर दूसरे प्रावधान के बारे में पूछ लिया जाए कि वह किस अनुच्छेद के तहत है तो वह अनुच्छेद 53 के 2 के तहत कहलाएगा। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो पहला प्रावधान है वह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसे अधिशासी शक्ति भी कहा जाता है, कार्यपालिका शक्ति को ही अधिशासी शक्ति भी कहा जाता है और इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी पूरी तरीके से संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अर्थात राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग, अपनी इस शक्ति मतलब कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो या तो वह स्वयं अर्थात या तो वह सीधे करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इन बातों को समझ गए। अब आगे बढ़ने से पहले यहां हम लोग शब्द को समझते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शब्द को समझते हैं कि यहां देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति या अधिशासी शक्ति। तो यह जो संघ वर्ड है, इस संघ के जगह हो सकता है एग्जाम में संघ सरकार या फिर भारत या फिर केंद्र सरकार या कुछ भी लिखा जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति या संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति या भारत की कार्यपालिका शक्ति या फिर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति या केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, कुछ भी वर्ड हो सकता है, सभी का मतलब सेम होगा। तो बात करते हैं कि चूंकि यहां पर प्रावधान किया गया अनुच्छेद 53 के तहत कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे संघ की कार्यपालिका का मुखिया या फिर प्रधान या अध्यक्ष होते हैं और जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। मतलब कार्यपालिका के प्रधान या कार्यपालिका के अध्यक्ष को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। तो फिर से उसी तरीके से अगर आपसे यहां पर जो फिर से देखिए क्या है, संघ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है तो वह राष्ट्रपति होता है, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है तो वह राष्ट्रपति होगा, या फिर
केंद्र सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो वह राष्ट्रपति होगा। इन बातों को समझ गए। तो यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो चूंकि संसदीय व्यवस्था को अपनाने की वजह से यह जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, वह नाम मात्र की सिर्फ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित होती है। किस व्यवस्था के तहत? तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। और चूंकि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसलिए यहां पर भले ही राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख हैं, प्रधान हैं, लेकिन ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख नहीं है। वास्तविक रूप से ये भारत की कार्यपालिका के प्रधान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित ना होकर बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित होती है। तो जब हम लोग इन बातों को समझे तो इसी आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक या नामिक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, अर्थात भारतीय संघ के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और संवैधानिक प्रमुख का मतलब कि संविधान के द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन सिर्फ वह नाम मात्र का। चूंकि संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया, तो सिर्फ संविधान के द्वारा ही सिर्फ यह बात होगा, लेकिन वो जो व्यवहारिक रूप से जो होता है तो वह वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो इसलिए अब अगर आपसे यहां से देखिए प्रश्न जो पूछा जाएगा, ठीक है, कि अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति। लेकिन फिर उसके अंदर अगर जाके पूछे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो यहां देखिए संवैधानिक प्रधान ब्रैकेट में लिखा गया, या संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका का नामिक प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होगा। तो जब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, तो इस तरह से राष्ट्रपति भारत के या फिर देश के या फिर राष्ट्र के यह संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र के प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संवैधानिक प्रधान कौन है, तो वह राष्ट्रपति हैं। और संवैधानिक का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, मतलब नामिक प्रधान अर्थात नाम मात्र के प्रधान। और इसी को हम लोग दूसरे शब्द में प्रतीकात्मक प्रधान या प्रतीकात्मक प्रमुख भी कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यहां देखिए नोट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अर्थात भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारत को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, लेकिन यह राष्ट्र का अर्थात भारत का नेतृत्व नहीं करता है। आखिर क्यों? जबकि राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, तो उसके बावजूद आखिर भारत के राष्ट्रपति भारत का सिर्फ प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं, भारत का नेतृत्व क्यों नहीं करते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या समझे कि कार्यपालिका के प्रमुख तो वो हैं, लेकिन क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इस वजह से भारत के राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो इसी वजह से यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राष्ट्र का ये नेतृत्व नहीं करते हैं। तो राष्ट्र का नेतृत्व कौन करते हैं? तो राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद करते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होते हैं और वे लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब चलिए एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति है ना,
अभी बार बार रिपीट हो रही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो यहाँ लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? तो अभी हम लोग देखिए इस चार्ट के दौरान समझे थे कि संघ की कार्यपालिका का कार्य होता है कि संघ की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन को संचालित करना, अर्थात सरकार को चलाने का यह कार्य करती है। तो इसका मतलब वही तो हुआ कि कार्यपालिका शक्ति जो है सरकार के व्यवसाय अर्थात सरकार के जो कारोबार होते हैं या सरकार को चलाने से संबंधित है। तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूंकि कार्यपालिका शक्ति सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है, इसी वजह से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 53 के 2 के बारे में। तो इसके तहत जो प्रावधान किया गया है वह है कि राष्ट्रपति रक्षा या सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति होता है। मतलब रक्षा या सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांड या सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। अब चूंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, तो सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। विधायी नियंत्रण कहने का मतलब कि संसद के नियंत्रण से वह स्वतंत्र नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 54 और निर्वाचक मंडल को इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि यहां देखिए लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अब यह जो पॉइंट आया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह कैसे होता है अभी इसे हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब चुने हुए सदस्य अर्थात इंग्लिश में जिसे इलेक्टेड मेंबर्स कहा जाता है। फिर दूसरा जो कौन होता है इसमें शामिल, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तीसरा लोग इसमें कौन शामिल हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही 3 लोग इस निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब फिर हम लोग यह बात करते हैं कि यह जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, यह निर्वाचित सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात इस निर्वाचित सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। तो जब जनता इस निर्वाचित सदस्य को चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, ठीक है, और फिर वही निर्वाचित सदस्य को मिलाकर यह निर्वाचक मंडल बनता है और यही निर्वाचक मंडल वोट देकर मत देकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव करता है, चयन करता है। तो इस तरह से तब हम लोग कह सकते हैं कि जनता क्या हुआ कि वो प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, तो वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या अप्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर देखिए जो तीसरा पॉइंट था कि दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो यहां ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। उससे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन यह जो प्रभावी हुआ, यह लागू कब से हुआ, तो यह 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। अब बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर की। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के अलावा इसे विधानसभा भी दिया गया, यानी इसे अपनी विधायिका भी दी गई। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर नोट में देखिए एक बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसे समझते हैं कि जिस तरह से संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से राज्य लेवल पर राज्य विधान मंडल होती है, ठीक है, और राज्य विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं। निचले सदन को विधानसभा और जबकि ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। और यहाँ नोट में क्या लिखा गया है कि विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो। कोई भी सदस्य जो विधान परिषद के हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यह बात भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर मनोनीत सदस्य मतलब किसी भी सदन के, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, इन तीनों सदन के मनोनीत सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, जबकि अनुच्छेद 55 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन या राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या तरीका को बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है, के अनुसार एकल संक्रमणीय या फिर हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2 तरह के सिद्धांत को अपनाया जाता है। और वह 2 तरह का सिद्धांत कौन कौन सा है? एक तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और दूसरा है एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। ये 2 सिद्धांत को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाया जाता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके इन दोनों सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत की। आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत, जिसे समरूपता या फिर समतुल्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? समान प्रतिनिधित्व, है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समान प्रतिनिधित्व। इसी वजह से तो इस सिद्धांत को समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत के 2 अर्थ हैं। 2 अर्थ कौन कौन से? तो पहला जो अर्थ है
वह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हों। आइए इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहां तक तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब बात करते हैं यहां से कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक ही प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि यहां अभी हम एक वर्ड बोले मत मूल्य। तो मत मूल्य का मतलब क्या हुआ? मत का मूल्य अर्थात वोट का मूल्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य, वोट का मान या फिर वोट की वैल्यू क्या है उसे ही कहते हैं मत मूल्य। तो वही कहने का मतलब हुआ इस पहले पॉइंट का कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं तो उन सभी निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य का जो निर्धारण किया जाएगा तो उस निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। तो आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे। जैसे अगर हम बात करें कि बिहार राज्य विधानसभा के मान लीजिए जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, अब उनके वोटों का जो मूल्य का जिस तरीके से निर्धारण किया जाएगा ठीक उसी तरीके से अन्य राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोटों के मूल्यों का भी निर्धारण किया जाएगा। यही है इसका मतलब। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व के मध्य भी समानता हो। कहने का मतलब यह हुआ भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के वोटों के यानी मतों के मूल्य का जो कुल योग्य होगा तो वह योग्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के वोटों के मूल्य के कुल योग के बराबर होना चाहिए, उसके समान होना चाहिए। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्य के वोटों के मूल्य का जो कुल योग होगा वह किसके समान होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के वोटों के मूल्य का जो कुल योग आएगा वह दोनों बराबर होना चाहिए, वह दोनों समान होना चाहिए। इसे ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत या फिर समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अनुच्छेद 55 के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुच्छेद 55 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।